चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये हमारा फिजिक्स का एक टॉपिक है। एक एक करके हम इन तीनों चीज़ों को अलग अलग करके और डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे वर्क। नॉर्मल एंड डेली लाइफ में वर्क का मतलब हम जनरली कई चीज़ों से लगाते हैं। जैसे कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, हमने खाना खाया, ये सब चीज़ें हमारे लिए वर्क है। या इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डेली लाइफ में वर्क कहते हैं, काम करना कहते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो डेली लाइफ में वर्क का डेफिनेशन है वही डेफिनेशन साइंस के अकॉर्डिंग या फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी हो। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा इनमें क्या डिफरेंस होता है कि डेली लाइफ में हम वर्क किसको कहते हैं और फिजिक्स की लैंग्वेज में या साइंस के लैंग्वेज में हम वर्क किसको कहते हैं, इन दोनों में हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट तो डेली लाइफ में वर्क क्या होता है। अगर हमने काम किया, हमने कोई एनर्जी लगाई जिससे हमें थकावट होती है या हम बहुत ज़्यादा फटीग में चले जाते हैं, तो वो हमारे लिए वर्क होता है। या किसी भी तरह का कोई मेंटल वर्क है, जैसे स्टडी करना या कुछ सोचना समझना, ये भी वर्क की कंडीशन में ही आता है। बट फिजिक्स में आप देखिए कि वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला है कि W = F × S। ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन है। अब यहां पर F का मतलब F मीन्स फोर्स एंड S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर आपने कोई वर्क किया है तो उसमें फोर्स का होना जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट का होना भी जरूरी है। ठीक है, अब देखेंगे आप कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने फोर्स किया। जैसे कि ये कोई ब्लॉक है जो किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ऑब्वियसली कोई रफ सरफेस, कोई भी हमारा टेबल हो या फिर हमारा अर्थ हो, उस पर एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, इस पर हमने F फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो अगर फोर्स अप्लाई करने पर इस बॉक्स में डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब अगर वो अपनी जगह से अपना प्लेस चेंज कर लेता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट वो A पोजीशन पर था, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो B पोजीशन पर आ गया, तो यहां पर हमने कहा कि ये डिस्प्लेस हो गया है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया है। कैसे चला गया है? हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसके लिए वर्क मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हम मान लेते हैं 5 मीटर है, और जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो मान लिया हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वर्क डन = F × S। F कितना है? F है हमारा 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन इंटू S कितना हुआ? 5 मीटर, तो ये 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब वर्क डन कितना हो गया? 15, और वर्क डन का यूनिट क्या बन जाएगा भाई? F का यूनिट क्या है? F का यूनिट न्यूटन। S का यूनिट क्या है? S का यूनिट है मीटर, तो वर्क डन का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। ये वर्क डन का यूनिट हो गया। तो फिजिक्स या साइंस की लैंग्वेज में अगर हम कहें कि वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं लिख देता हूं कि वर्क डन क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइन, ओके। अब अगर हम ये देखते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है, ठीक है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है या आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो क्या वर्क डन होगा? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इस दीवार को पुश करता हूं, ठीक है, अब फोर्स तो मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ी देर बाद थक जाऊं, सारा जितना मुझ में शक्ति है या जितना फोर्स है मैंने इस पर अप्लाई किया, बट ये डिस्प्लेस होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसको डिस्प्लेस करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इस कंडीशन में आपने फिजिकली या डेली लाइफ के अकॉर्डिंग तो वर्क किया है, बट क्या फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क होगा क्या? नहीं होगा। तो वर्क डन क्या हुआ? 0। फाइनली आपने वर्क तो किया, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी वर्क डन पॉसिबल नहीं है। यही डिफरेंस है डेली लाइफ और साइंस के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन में। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कुछ एक कंडीशन आती है, या मैं अगर बात करूं इसको एग्जांपल के कि वर्क डन जो है आपका
उसके टाइप क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइप में हम क्या देख सकते हैं कि टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ वर्क, हम कितने तरह के वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ वर्क को हम एक एक करके कंडीशन से समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो यही वाली है कि जब फोर्स हमने अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब कि ये दोनों, एक तो पहली चीज तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशियां हैं, ठीक है। फोर्स की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी और डिस्प्लेसमेंट की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो वर्क डन जो है हमारा यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपने जो फोर्स अप्लाई किया उसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है, वो डिस्प्लेस हो रही है चीज, ठीक है। इसलिए वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। या सिंपल कहें कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट इसके अंदर एक दो कंडीशन हम समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा अपनी कोई खिलौना कार को, ठीक है, या उसके पास कोई भी टॉय है, उसको वो इस तरह से रस्सी से बांधकर और खींच रहा है, ठीक है। ये रस्सी से बांधकर इसको खींच रहा है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये रही फोर्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वो टॉय डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। मतलब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। यहां पर तो दोनों एक थी। अब हमने तो कहा था कि भाई अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ही वो पॉजिटिव वर्क होगा। बट यहां पर अगर आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, दोनों की अलग अलग है, ठीक है। मैं इसको क्लियर यहां पर इस तरह से बना देता हूं। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट है। तो क्या यहां पर वर्क डन नेगेटिव हुआ या वर्क डन हुआ ही नहीं, या वर्क डन पॉजिटिव हुआ? इस सिचुएशन में हम इसको किस तरह से अज्यूम करेंगे? तो आप देखोगे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, ठीक है, एंगल है थीटा, वो एंगल अगर 90 डिग्री से कम है, मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो देन ये वर्क डन कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग होने के बाद भी अगर उनका एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि यहां पर वर्क डन कैसा हुआ है, पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वर्क है, जो वर्क टाइप ऑफ वर्क में इसका पहला टाइप है, ठीक। अगर दूसरा हम देखें तो अब पॉजिटिव पहला है तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क कैसा होगा, सिंपल है, जब यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वहां पर क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो मतलब कि अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा। बट हाउ इट इज पॉसिबल कि फोर्स आप एक डायरेक्शन में लगा रहे हो पर डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर सड़क पर दो गाड़ियाँ आमने सामने से टकरा जाती हैं। मान लीजिए एक बस है और एक छोटी कोई कार है, अगर वो आपस में टकराती है, जैसे मान लो मैंने लिखता हूँ कि बस जो है आपकी उसका जो फोर्स है उसके पास मान लो 10 न्यूटन के फोर्स से वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और एक कार आई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके पास केवल 2 न्यूटन का फोर्स है और वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। जब दोनों की टक्कर होगी तो क्या होगा, कार बस को इस तरफ पुश करेगी या बस उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएगी। ऑब्वियसली बस बड़ा व्हीकल है, मतलब उसका जो मोमेंटम है वो ज्यादा है, इसीलिए बस क्या करेगी, कार को उस तरफ लेकर के जाएगी। कहने का मतलब कि कार पर बस जो फोर्स लगा रही है, ठीक है, वो कार द्वारा बस पर लगाए गए फोर्स से ज्यादा है। तो मतलब कार का जो, या फिर आप इसको और सिंपल समझ सकते हैं कि आप ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो बस चल रही है, ठीक है, और आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो क्या होगा, ब्रेक लगाया तो फ्रिक्शन का फोर्स तो ऑलवेज क्या होता है, आपकी वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है। ये देखिए, ये बस अगर इस डायरेक्शन में चल रही है, आपने फ्रिक्शन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट। तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पर यहाँ पर बस जो है,
बस का फोर्स इस तरफ है और बस का जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ है और फोर्स उस पर फ्रिक्शन का उस तरफ लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहां पर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, तो वो वर्क डन नेगेटिव होगा। बट सेम इसको आप देखिए, हमने यहां पर एक और कंडीशन दी थी कि अगर थीटा जो है वो लेस देन है 90 डिग्री तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो अब यहां पर भी ये पॉसिबल हमेशा तो नहीं है कि दोनों डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट ही हो। एक्यूरेसी यहां पर भी नहीं है कि भाई आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर हमने लिखा कि थीटा जो है वो लेस देन 90 होगा, तो यहां पर थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब क्या? थीटा मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, वो अगर 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा है तो वर्क डन कैसा होगा? ये रहा नेगेटिव। कैसे होगा उसको भी आप एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लीजिए कोई ये स्लोप है, स्लोप पर कोई यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, अब यहां पर एक भारी पत्थर है जिसको वो ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, तो फोर्स का उस व्यक्ति के द्वारा उस पर्सन के थ्रू इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? यहां पर। बट ये रुकने वाला है क्या? नहीं रुकने वाला, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से बाहर है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो अब यहां पर आप देखोगे कि फोर्स ये रहा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो इनके बीच का एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है। इसीलिए यहां पर वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है पॉजिटिव, दूसरी कंडीशन है नेगेटिव। अब थर्ड कंडीशन है आपके पास जीरो वर्क डन, मतलब कि वर्क कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, डेली लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट फिजिक्स में पॉसिबल है कि वर्क डन हमारा कैसा है? जीरो। अब जीरो कैसे होगा? जीरो कैसे होगा? हमने यहां पर बोला था कि वर्क का फॉर्मूला क्या है? F इंटू एस। अगर इन दोनों में से कोई एक भी क्वांटिटी जीरो हुई तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, और अगर एंगल वाले रूल से देखें तो थीटा ग्रेटर देन 90 तो नेगेटिव, थीटा लेसर देन 90 तो पॉजिटिव। तो अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री का ही है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे कि अगर आप अपने सिर पर ही कोई भारी वजन लेकर के खड़े हुए हैं, एक ही जगह खड़े हुए हैं, ठीक है, और बहुत ताकत लग रही, थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल थक जाते हैं, ठीक है, बट डेली आपने अपने हिसाब से तो बहुत काम किया, बट साइंस के अकॉर्डिंग काम हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि आप उस वजन पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके सिर पर कोई बोझा रखा हुआ है, इस पर आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर की तरफ लग रहा है, बट ये डिस्प्लेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पर एस क्या है? जीरो है, और इसीलिए वर्क डन भी क्या है? जीरो। ये तो हो गई जीरो वाली बात। अगर एंगल की बात मैं करूं कि अगर आप इस सामान को लेकर डिस्प्लेस भी हो रहे हो, चल भी रहे हो, तब भी वर्क डन जीरो ही होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि फोर्स तो आपका कैसा है? ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? इस तरफ है। तो इन दोनों का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? 90 डिग्री। मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग यहां पर भी आप कोई काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वर्क डन या वर्क तीन तरह का है। ठीक है, मैंने लिख दिया है। पहला तो है पॉजिटिव वर्क, ठीक है, दूसरा है नेगेटिव वर्क, और थर्ड है जीरो वर्क। ठीक है, जीरो वर्क में आप जैसे मान लीजिए इस बॉक्स को आप हर तरफ से प्रेशराइज कर रहे हैं तो भी ये डिस्प्लेस नहीं होगा, ये कंडीशन भी जीरो वर्क में ही आती है। ठीक, तो वर्क में हमने बात की उसके फॉर्मूले की। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? वर्क डन का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं। ठीक है, जूल मतलब न्यूटन मीटर। और वर्क डन के टाइप भी हमने देखे। ठीक, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी क्या है? सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि व्हाट इज एनर्जी। अच्छा, ये बताइए कि आप काम कब कर पाओगे? कोई भी काम आप करोगे उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, फिजिकल प्रोसेस हो, या डेली लाइफ का कोई प्रोसेस हो, ठीक है, कोई मशीन हो, कुछ भी हो, वो काम कब कर पाएगी? जब उसके पास क्या होगा? एनर्जी होगी। ठीक है, बिना एनर्जी के कोई काम होगा क्या? नहीं होगा। हमें एनर्जी हमारे खाने से मिलती है, मशीनों को एनर्जी डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी,
जैसी भी वो मशीन का टाइप है उस तरह से उसको एनर्जी वहाँ से प्रोवाइड होगी। तो एनर्जी की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता ही क्या है, ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है, और इसे हम सिंपल एनर्जी को हम ई से शो करते हैं। ठीक है, अब कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है, मतलब कार्य अगर करना है तो ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, अगर वर्क करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए वर्क और एनर्जी को हम फिजिक्स में इक्वल करके भी लिख सकते हैं, मतलब E इक्वल टू W। ये वर्क और एनर्जी दोनों सेम ही है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक, अब जब ये दोनों सेम है तो इनका यूनिट भी क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, फिर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि एनर्जी जो है हमारी वो कई टाइप की होती है। अगर इसके टाइप पर जाएंगे तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। चलो, जैसे मैंने लिखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, फिर है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर है आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक, मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी। उसके बाद में आ जाएगी आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, फिर आपकी एटॉमिक एनर्जी। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, अब इतने सारे एनर्जी के टाइप हैं कि इलेक्ट्रिकल भी है, पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है, मैग्नेटिक भी है, न्यूक्लियर भी है और एटॉमिक भी है। इलेक्ट्रिकल तो हम सबको पता ही है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पोजीशन पर है, मतलब वो चल फिर नहीं रहा है या कोई एक ही जगह पर रखा हुआ है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही उसने मूव करना शुरू किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। फिर मैग्नेट के थ्रू जो एनर्जी बन रही वो मैग्नेटिक एनर्जी हो गई। न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू बन रही वो न्यूक्लियर एनर्जी है। और यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी का भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप ये कह रहे हो कि एनर्जी कई टाइप की है और एक टाइप दूसरे टाइप में चेंज हो सकता है, मतलब कि एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो कन्वर्ट हो सकता है तो यूनिवर्स का जो होल एनर्जी है, ठीक है, यूनिवर्स की जो एक ऊर्जा है जो पूरी, आप जिसको लमसम अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दो चीजें। पहला तो इसमें आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, सबने पढ़ा ही होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना उसको नष्ट किया जा सकता है। छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है हमने ये नियम। ठीक है, और इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि होल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, ये क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट। होल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब यहां पर यूनिवर्स की जो एनर्जी है, ठीक है, आइंस्टाइन का एक फेमस इक्वेशन हमें पता है कि E = mc² होता है। ठीक है, E मतलब एनर्जी है, यहां पर m मास है और c क्या है, लाइट ऑफ स्पीड है। तो शुरू में साइंटिस्ट के दिमाग में यही चीज़ें चलती थी कि यूनिवर्स का जो मतलब निर्माण हुआ है या यूनिवर्स जो बना है वो कैसे बना है, क्यों बना है, और इतना सारा मैटर उसके पास कहाँ से आया कि भाई यहाँ पर प्लेनेट भी हम देख रहे हैं यूनिवर्स में, कई सारे लाखों करोड़ों। ठीक है, यहाँ पर स्टार्स भी हैं, ठीक है, और उसके बाद में एस्टेरॉइड्स भी हैं, मीटेओराइट्स भी हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए जो मास चाहिए वो मास कहाँ से आता है। तो बेसिकली आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को यहाँ पर प्रपोज किया था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने बताया था कि जो यूनिवर्स की एनर्जी है वही मास में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, वही मास में कन्वर्ट हुई है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई मास लाइट के स्पीड से चलता है तो वो किस में बदल जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वही हम नॉर्मल देखते हैं ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ बाइक अगर चलाते हैं तो क्या होगा कि वो गर्म होने लगती है। तो वैसे ही अगर कोई मास को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर लाइट की स्पीड से हम उससे भी ऊपर अगर लेकर के जाते हैं तो ऑब्वियसली वो इतना हीट उसमें जनरेट होगी कि वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। तो इसी सिद्धांत, इसी थ्योरी के बेसिस पर आइंस्टाइन ने ये बताया था
कि एनर्जी जो है यूनिवर्स की उसी वही कन्वर्ट होकर किस में आई है, मास में। मतलब एनर्जी अपने टाइप में तो कन्वर्ट हो ही सकती है, साथ ही साथ वो मास में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, स्पेशल कंडीशंस में जब उसकी स्पीड इतनी लाइट की स्पीड के आसपास हो, ठीक है। हालांकि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये हमारे काम का भी नहीं है, बट अभी यहां पर उसकी बात निकली तो मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही सिंपल सा लॉ है कि ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स की जो एक टोटल एनर्जी है, ठीक है, लमसम अमाउंट है, वो हमेशा कैसा होगा, जीरो होगा। और हम आपका थर्मोडायनामिक्स में भी यही पढ़ते हैं कि जो एंट्रोपी है या जो एंथैल्पी है, ठीक है, यूनिवर्स की वो ऑलवेज क्या होती है, जीरो होती है। तो इसीलिए यहां पर वही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कि एनर्जी जो है यूनिवर्स की जीरो है या कांस्टेंट है। जीरो नहीं बोलने से अच्छा हम बोलेंगे कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिवर्स में है तो वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में, ठीक है, पोटेंशियल कन्वर्ट हो गई न्यूक्लियर में, ये आपस में कन्वर्ट हो रही है, बट रहेगी तो यूनिवर्स के अंदर ही। इसीलिए इसका जो टोटल अमाउंट है वो हमेशा कैसा होगा, फिक्स होगा। अब इन एनर्जी, इन इलेक्ट्रिकल या पोटेंशियल एनर्जी को भी हम वन बाय वन देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रो ले लेते हैं पावर का, ठीक है। पावर क्या है, ठीक है, पावर को हम P से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है W/T। अब W क्या है, W क्या अभी पढ़ा हमने, W क्या है, वर्क डन, ठीक है, और T मीन्स टाइम, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में जितना भी वर्क डन हो रहा है वो हमारा क्या है, पावर है। भाई हम यही तो कहते हैं कि 1 घंटे में मान लो मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, ये मेरा पावर है, ठीक है, मेरी कैपेसिटी है कि एक पर्टिकुलर टाइम में मैं इतना वर्क कर सकता हूं, या मैं 1 घंटे में 4 पेज लिख सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी है। तो यही तो आपका पावर है। तो पावर की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि पावर क्या है, इट्स अ कैपेसिटी या पर यूनिट टाइम में जो वर्क डन आप कर रहे हो वही आपका पावर है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, ये आपका पावर की डेफिनेशन हो गई कि एक निश्चित समय अंतराल में आपके द्वारा किया गया कार्य वही आपकी शक्ति है, वही आपका पावर है, ठीक। अब पावर की यूनिट की बात करें तो पावर हम मेजर करते हैं वॉट में, ठीक है, जिसे हम स्मॉल w से शो करते हैं। पावर को हम स्मॉल w से शो करते हैं। या फिर अगर आप ये देखें कि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड मतलब वॉट को हम क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड ही आपका वॉट है। फिर इसके अलावा कुछ कमर्शियल यूनिट भी होती है पावर की, कमर्शियल यूनिट, ठीक है। कमर्शियल यूनिट क्या होती है, देखो कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट मतलब 1000 वॉट, और एक होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर सभी ने सुनी हुई है हमने, किलोवाट तो खैर नहीं भी सुना हो, बट हॉर्स पावर तो सभी ने सुना है कि हॉर्स पावर का मतलब मेजर, कोई भी मशीन हो, कोई भी मोटर हो इलेक्ट्रिक, या कोई गाड़ी हो, उसकी हम जो पावर है, ठीक है, वो किस में मेजर करते हैं, हॉर्स पावर में। और हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट, 746 वॉट का एक हॉर्स पावर होता है। तो ये कुछ कमर्शियल यूनिट है आपके पावर का। इसके बाद आप देखो कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर हो गया, और एनर्जी, जो एनर्जी थी हमारी, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट मैं यहां लिखता हूं किलोवाट पर आवर। 1 घंटे में किलोवाट मतलब ये 1000 वॉट पर आवर, यहां पर आपका किसका यूनिट हो जाएगा, एनर्जी का। तो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट ये है, यहां पर पावर का कमर्शियल यूनिट मैंने आपको 2 बताया कि किलोवाट मतलब 1000 वॉट और हॉर्स पावर मतलब 746 वॉट, ठीक है। अब यहां पर ये थोड़ा सा इंट्रो देने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जब हम इसके अंदर जाने वाले हैं तो ये बहुत ही इनको अलग अलग करके हम डिफाइन करने वाले हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होने वाला है। इसीलिए पावर का एक थोड़ा सा इंट्रो मैंने यहाँ पर दे दिया ताकि जो चैप्टर का हमारा नाम है वर्क एनर्जी पावर, उसमें पावर की भी आपको माइंड में रहना चाहिए कि पावर भी
क्या होता है, क्योंकि इसमें भी कई जगह पावर का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके बाद चलिए अब हम एक एक करके हमारी एनर्जीज के ऊपर आते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन यहां पर इस तरह से आएंगे कि आपसे यूनिट, जनरली कोई यूनिट पूछा जाएगा कि भाई पावर का यूनिट क्या है, या रिलेशन पूछा जाएगा कि बताइए भाई 1 जूल और न्यूटन मीटर, या फिर 1 जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये हो गया। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं जो बेसिकली यूनिट्स के ऊपर आएंगे, या फिर आपको कोई छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा कि भाई आपने इतना फोर्स उस पर अप्लाई किया है तो वर्क डन निकालिए, या वर्क डन दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो फोर्स कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। या फिर इसका कमर्शियल यूनिट बताइए, इसकी डेफिनेशन बताइए, या इस तरह से छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पर केवल क्या देख रहे हैं कि इनका इंट्रो, ठीक है, इनका सबका इंट्रो देख रहे हैं, इनकी डेफिनेशंस देख रहे हैं। जो क्वेश्चन शीट होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी आगे की स्टडी करना है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके एनर्जीज को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप क्या समझते हैं? भाई हम सबको पता है ये लाइट ऑन है, फैन ऑन है, कैमरा ऑन है, जो भी चीज़ें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल्स हो, जनरली सभी किससे ऑपरेट होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या कैसे स्टोर कर सकते हैं, या फिर उसको कैसे दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है, या डैम बनाकर भी विद्युत का जो है उत्पादन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो हम एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए ये, इसमें ही आपको सारे चेंज दिख जाएंगे। बेसिकली डैम जो है आपका एक जो बांध बनाया जाता है गवर्नमेंट, उसी में आपको एनर्जी के कई सारे चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए डैम है आपका, इसके पीछे पानी भरा हुआ है जो कि रोक के रखा हुआ है नदी का, ठीक है। बड़ी बड़ी नदियों पर डैम बनाए जाते हैं जिनमें 200-250 मीटर तक पानी भर के रखा जाता है ताकि उसके फोर्स से फिर वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सके। तो मान लीजिए डैम है, तो इसके पीछे जब पानी स्टोर है तो उस पानी में जो स्टोर एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होगी? वो होगी पोटेंशियल या स्टैटिक एनर्जी। स्टैटिक एनर्जी बोलना ज़्यादा बेटर होगा इसे, तो हमने बोल दिया स्टैटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल भी बोल सकते हैं क्योंकि वो एक हाइट पर स्टोर है, ठीक है। तो स्टैटिक एनर्जी है, जैसे ही बांध से, डैम से पानी पाइप के थ्रू या गेट के थ्रू नीचे आता है तो वो मूव करने लगता है, उसमें मूवमेंट होता है। मतलब कि उसकी जो एनर्जी है, स्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, किस में चेंज हो गई है? अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। इसके बाद आप देखोगे कि वो बांध के पानी को गिराया किस पे जाता है? बड़े बड़े टरबाइंस पे गिराया जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने एक छोटा सा टरबाइन बनाया, ये रहा। अब ये जो डैम का वाटर फ्लो है जो फोर्स के साथ आ रहा है, वो बड़े बड़े इन टरबाइंस के ब्लेड्स पर यहाँ पर गिराया जाता है, जिससे कि वो क्या होने लगते हैं? रोटेट होने लगते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े टरबाइंस के ऊपर ये रोटेट जब टरबाइन को करेगा फोर्स के साथ, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन टरबाइंस के अंदर क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन या इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी माइकल फेराडे ने की थी, हमको सबको पता है, ठीक है। तो माइकल फेराडे ने क्या डिस्कवर किया था? माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, कॉपर के कॉइल को रोटेट किया जाता है, ठीक है, रोटेट किया जाता है, क्या क्या चीज हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कॉपर के कॉइल को आप रोटेट कर रहे हो तो वहां से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी और
क्या करना है आपको, कॉपर की कॉइल को रोटेट करना है। अब कॉपर की कॉइल को आप किसी भी तरह से रोटेट कर लीजिए भाई, वाटर के थ्रू अगर आपने रोटेट किया तो वो हो गई हाइड्रो एनर्जी, या आप उसको बोल सकते हो वाटर के थ्रू एनर्जी बनी है, मतलब कि वो जल विद्युत हो गई। ठीक, अगर इसको आपने विंड टरबाइन बनाकर ऊपर लगा दिया, हवा से रोटेट हो रही है तो विंड एनर्जी हो गई। फिर अगर आपने उसको न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू वहां पर रोटेट कर दिया तो न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहे आप किसी भी तरह से बनाओ, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉपर का जो कॉइल है वो रोटेट होना चाहिए। अगर ये हो रहा है, वो किसी भी वजह से हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहीं से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम आते हैं कि सबसे पहले तो क्या थी भाई, स्टैटिक एनर्जी, उसके बाद वो किस में चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी के बाद जब वो मशीन का टरबाइन घूमने लगा तो वो क्या हो गया, वो मैकेनिकल एनर्जी बन गई। ठीक है, तो स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बाद मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड में लगा हुआ है तो ये रोटेट हुआ, तो फिर जाकर के आपको क्या मिला, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जब आप फैन को या किसी भी अप्लायंस को देंगे तो वो किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ही एग्जाम्पल में हमें कन्वर्जन दिख रहा है, किसका, एनर्जी का, आपस में ईच अदर कैसे कन्वर्ट हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट हो रही है और फाइनली हमको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, तो ये तो हुआ एक लार्ज स्केल पर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर हम एक मिनिमम स्केल की बात करें या डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ों की बात करें, जैसे हमारे पास बैटरी है, ठीक है, या फिर हमारे पास ये कैमरा जो चल रहा है इसकी बैटरी है, या किसी भी अदर व्हीकल की बैटरी है, कोई भी बैटरी है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर है, घड़ी का सेल, रिमोट का सेल, जो भी है वो आपका क्या है, एक उसमें इलेक्ट्रिक करंट पहले से स्टोर किया गया हुआ है। ठीक है, और वही करंट फिर आप जब उसको यूज करते हो तो वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो वो कैसे बनता है उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक बैटरी सबसे पहले किसने बनाई थी, सबसे पहले बनाई थी ये हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो अगस्त मुनि ने बनाई थी सबसे पहले। उनकी अगस्त संहिता में इसका वर्णन मिलता है, जिसको कि 1925 में अंग्रेजों के द्वारा भी प्रूफ किया गया था। उन्होंने भी अपने लेखों में, उनके अखबारों में छापा था कि अगस्त मुनि ने जो कॉन्सेप्ट दिया है बैटरी बनाने का, वही कॉन्सेप्ट से आज भी वही कॉन्सेप्ट यूज होता है बैटरी कोई भी बनाने के लिए। ठीक है, अब बैटरी अगर आपको बनानी है तो आप बैटरी कैसे बनाओगे, बैटरी में होता क्या है भाई, बैटरी को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल, या इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या मतलब हुआ इसका कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, चलिए तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं, या यूं कहें कि इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को सर्वप्रथम सबसे पहले किसने बनाया, या इसकी जो डिस्कवरी है वो मैंने बताया अभी कि जो विद्युत ऊर्जा जिसमें स्टोर होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो स्टोरेज होता है वो होता है आपकी बैटरी या फिर सेल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आपने सेल यूज़ करा ही है, ठीक है, या बैटरी भी यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ होती है, या फिर आपके यूँ कहे कि घड़ी में, मोबाइल में, हर जगह बैटरी यूज़ होती है। तो वो बैटरी को सबसे पहले ऋषि अगस्त मुनि ने इसको सबसे पहले बनाया था। उन्होंने अपनी अगस्त संहिता में, जो कि 1925 में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उसके कुछ पृष्ठ वहाँ पर मिले थे, और उसमें बैटरी की फुल इंफॉर्मेशन थी कि बैटरी आपको कैसे बनानी है। जो बैटरी आज जिस सिद्धांत पर, जिस प्रिंसिपल पर काम करती है, वही प्रिंसिपल, वही सिद्धांत उन्होंने अपनी ग्रंथ में पहले से लिख रखा है। ठीक है, क्या सिद्धांत था वो सिद्धांत था कि नीला थोथा, मतलब कॉपर सल्फेट, जिसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का तनु विलयन का मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इसका कंसंट्रेशन हम फिक्स कर देते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक मिट्टी के बर्तन में या छोटी सी प्लेट में आप पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखिए, ठीक है, फिर उस सॉल्यूशन में आप थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा रखिए जो कि हल्का सा गीला हो ही जाएगा जब आप उसको सॉल्यूशन में डालोगे। उसके ऊपर एक ताम्र पत्र मतलब तांबे की पट्टी या तांबे की रॉड उसको रख करके अगर आप इसी तरह के दो कंटेनर बनाते हैं तो वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी को उसमें स्टोर भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से प्रोड्यूस भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको अब हम देखते हैं कि वो कैसे जो बैटरी है वो मॉडर्न बैटरी तक आई है और मॉडर्न बैटरी का क्या आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि माइकल फेराडे ने भी जब इलेक्ट्रिसिटी को या बैटरी को जब बनाया था या साइंटिस्ट ने जब बैटरी को इन्वेंट किया था तो हमें पता है कि कोई भी इन्वेंशन होता है या 90% इन्वेंशन या डिस्कवरीज जो है वो अचानक होती है, सडनली होती है, उसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे माइकल फेराडे ने जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज की तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10,000 टाइम्स क्या किया था, 10,000 बार उन्होंने कॉपर की कॉइल और मैग्नेट के अलग अलग एंगल अलग अलग पोजीशंस को रख करके ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन सकती है, ठीक है। तो सडनली जब उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो उन्होंने गुस्से में आकर के मैग्नेट को जोर से फेंका और वहां से चले गए, अपनी लैब से जाने लगे। तो जैसे ही मैग्नेट वहां पर कॉपर की कॉइल के अंदर से निकला तो उनको उनके वोल्ट मीटर में इलेक्ट्रिक करंट मिल गया, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने पता लगाया। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम देखते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिंपल सा फंडा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, किसके थ्रू, केमिकल एनर्जी के थ्रू। मतलब अगर मैं लिखूं कि उसके अंदर केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, बैटरी हमारी क्या करती है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। भाई हमने घड़ी में सेल लगाया, मोबाइल में बैटरी लगाई तो उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी उस बैटरी में किस फॉर्म में स्टोर है, वो केमिकल फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। चाहे वो किसी भी टाइप की बैटरी हो, इन्वर्टर हो, व्हीकल्स की बैटरी हो, वहां पर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है जो कि जब यहाँ पर केमिकल एनर्जी से हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं, बाहर सेल को किसी भी एपरेटस में लगाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होने लगती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब देखो तो जरा क्या होता है कि मान लो कि एक कॉपर सल्फेट का जो मैं आपको एक सिंपल सा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर को आपने कॉपर सल्फेट के यहाँ पर हम दो सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, एक तो जिंक सल्फेट, एक कॉपर सल्फेट। तो फर्स्ट कंटेनर में हमने लिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। ये ब्रैकेट में जो मैंने एक्वस लिखा है इसका मतलब है कि जिंक सल्फेट किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन आपने ले लिया एक कंटेनर के अंदर, ठीक है। फिर उसमें आपने क्या किया, उसमें हमने जिंक के रॉड को प्लेस किया, मतलब जिंक की रॉड को उसमें डुबोया, जिंक का रॉड है ये, मतलब जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है जो कि कैसा है, जो कि है 1 मोलर कंसंट्रेशन। उसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर सांद्रता। उस 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में हमने जिंक के रॉड को डिप कर दिया, ठीक है। अब आप यहां पर देखो कि जिंक सल्फेट जो है आपका जब उसका सॉल्यूशन बनता है तो ये 2 आयंस में टूट जाता है, ठीक है। 2 आयंस कौन कौन से होंगे, 2 आयंस होंगे इसके जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव, ये इसके 2 आयंस हैं। जिंक सल्फेट जब सॉल्यूशन स्टेट में जाएगा तो 2 आयंस में ये यहाँ पर टूट जाता है, या यूं कहें कि डिसोशिएट हो जाता है। अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो डिसोशिएट हो जाता है, किसमें, जिंक आयन में और सल्फेट आयंस में, ठीक है। मतलब कि ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस सेल को पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 टर्म बता देता हूं जिससे आपको इसको पढ़ने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे पहला टर्म तो मैंने अभी बोला, पहला टर्म मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोलाइट,
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर, मतलब जब आप उनको पानी या किसी अदर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो वो अपने आयंस में क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैंने कहा कि भाई NaCl, NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट। तो NaCl जो है आपका, NaCl एक कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में यूज करते हैं, इसको जब आप पानी में घोलोगे तो पानी में क्या हो जाएगा? वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने का मतलब क्या हुआ कि वो अपने दो आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोलाइट दैट सब्सटेंस विच डिसोशिएट देयर आयंस इन एक्वस कंडीशन, जो अपनी जलीय अवस्था में अपने आयंस में विभक्त हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जिंक सल्फेट जो है वो भी अपने जलीय विलयन में, मतलब अपने एक्वस सॉल्यूशन में दो आयंस में टूट रहा है, मतलब जिंक सल्फेट भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। सिंपल। तो अगर आपको बैटरी बनाना है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जरूरत है। बिना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के आप बैटरी नहीं बना सकते हो। हमने देखा होगा कि जब हमारी बैटरी डाउन हो जाती है तो हम उसमें एसिड डालते हैं। आजकल तो ड्राई बैटरी आ गई है, बट पहले जो बैटरी में एसिड डाला जाता है वो एसिड एक्चुअल में क्या होता है? वो एसिड एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और उसके जाने पर वहां पर आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से वहां पर वो बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमने पहली चीज पढ़ी कि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। ठीक, ये पहली बात। दूसरी बात कि ये जिस रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो रिएक्शन, वो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? रेडॉक्स रिएक्शन। अब व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है भाई? रेडॉक्स रिएक्शन में आपको दो चीजें दिख रही है, एक तो है रेड मतलब RED और एक है ऑक्स। ठीक है, तो मैं इनको अलग अलग सेपरेट करके इंडिविजुअली लिख देता हूं। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक, मतलब बैटरी पढ़ने से पहले हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इन पर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई आपसे मैंने बोला कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने जिंक का रॉड डिप कर दिया, तो बताइए कि जिंक के रॉड का ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा? तो अब जब हमको उनकी डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो क्या हम उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? क्या नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इनको भी समझना जरूरी है कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? रिडक्शन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, खो देता है। ठीक है, सॉरी, ये ऑक्सीडेशन का बता दिया मैंने। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है, अपने से बाहर निकाल देता है और खुद आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखो, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, ये डोनर बन गया। भाई जो देने वाला है उसके ऊपर कौन सा साइन आ गया? पॉजिटिव। और लिया किसने? क्लोरीन ने, तो उसके ऊपर कौन सा साइन आ गया? नेगेटिव। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं किसी परमाणु के द्वारा तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो अब अगर ये दो चीजें आपको ध्यान में रहेंगी तो आप फिर इससे रिलेटेड छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उनका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट बताया मैंने। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि सोडियम और क्लोराइड दो अपने आयंस में डिसोशिएट हो गए। कोई भी सब्सटेंस जो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, कौन सी कंडीशन में? एक्वस कंडीशन में। जब उसको पानी में या किसी अदर सॉल्वेंट में डाला जाता है तो वो अपने आयंस में टूट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और बैटरी बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है इलेक्ट्रोलाइट।
अब बैटरी में रिएक्शन कौन सी होती है जिसके थ्रू वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, तो वो रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई मान लो मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया Mg2 पॉजिटिव या मैंने लिख दिया जिंक 2 पॉजिटिव, तो इसमें बताइए कि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। तो ये हमको यहीं पर दिख रहा है कि जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इसीलिए जिंक का क्या हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन। और SO4 मतलब सल्फेट जो ग्रुप है उसका क्या हुआ रिडक्शन, क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। तो ये दो चीजें हमको ध्यान रखनी है जो कि हमको बैटरी बनाने में बहुत जरूरी है। फाइन, चलो तो मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अब हम बैटरी शुरू करते हैं। तो बैटरी सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बैटरी बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जिसका कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का। इसके अंदर हमने रॉड प्लेस किया जो कि रॉड भी किसका है, जिंक का है। ओके, अब दूसरा कंटेनर लिया हमने। ठीक है, दूसरे कंटेनर के अंदर हमने सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट। कौन सा सॉल्यूशन है ये, कॉपर सल्फेट, और इसका भी कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और उसका कंसंट्रेशन है 1 मोलर। फाइन, चलो फिर इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने रॉड कौन सा डाला, कॉपर रॉड। ये कॉपर रॉड मतलब यहाँ पर एक कंफ्यूजन तो हमारा क्लियर हो गया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड डालना है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हमें किसका रॉड डालना है, जिंक का। ठीक है, ये जिंक का रॉड है, इस तरफ लिख देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक का रॉड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड। तब होगा क्या, इससे क्या इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमको इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने कनेक्ट किया, बीच में हमने एक बल्ब यहाँ पर लगा दिया और इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जिंक की रॉड क्या कर रही है, जिंक की रॉड अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रही है। ठीक है, जिंक एक पॉजिटिव मेटल है जो कि हमें पता है, और जिंक क्या करेगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू करेगा। तो जिंक ने रिलीज किए 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में जाने की बजाय कहां पर जा रहे हैं, जो कि इस वायर से कनेक्टेड है और इस बल्ब से होते हुए कॉपर की रॉड के पास चले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो हमने कनेक्ट किया है कि ताकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, कॉपर के पास चले जाएं, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी को तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अगर ये जिंक का रॉड इसी सॉल्यूशन में ही अपने जो आयंस है वो रिलीज करता रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है कि यहाँ से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब देखो इस तरफ कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि यहाँ पर भी कॉपर और सल्फेट 2 आयंस बनेंगे, तो कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव। फाइन, तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कॉपर आयन प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारे कॉपर आयन प्रेजेंट है, और ये कॉपर आयन जब इन 2 इलेक्ट्रॉन जो कि जिंक ने दिए हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट ने कॉपर के आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या बना लिया इसने, कॉपर मेटल बना लिया, सॉलिड फॉर्म में आ गया और किस पर डिपॉजिट होने लगा, रॉड के ऊपर। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले जिंक की रॉड ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, वो इलेक्ट्रॉन वायर से शिफ्ट होते हुए कॉपर की रॉड पर गए जहां की वो जाकर के डिपॉजिट हो गए। तो दैट मीन्स पहला जो हम ऑब्जर्वेशन इसमें देख सकते हैं वो ये ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर जिंक की रॉड का जो वेट है
वो टाइम के साथ क्या हो जाएगा, धीरे 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 कम होने लगेगा। ठीक है, मतलब जिंक की रॉड जो है यहाँ पर वो गलने लगेगी। ठीक है, फिर कॉपर की रॉड का वेट क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कॉपर की रॉड का वेट इंक्रीज हो रहा है, जिंक की रॉड का वेट कम हो रहा है, और इसी इनबैलेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के इसी फ्लो की वजह से हमको फाइनली क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अभी आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद ये इलेक्ट्रिक करंट मिलना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। भाई जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो कॉपर के पास तो गए, बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो के लिए पूरे सर्किट की ज़रूरत है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक जब वायरिंग हम घर में भी करते हैं तो वहाँ पर अगर सर्किट इनकम्प्लीट है तो क्या हमें बल्ब या लाइट या फैन टीवी कुछ भी ऑन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस आपकी जो पूरी अरेंजमेंट है इसके अंदर भी आपको सर्किट को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। और सर्किट को हम कंप्लीट कैसे करते हैं, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हमने इस सर्किट को कंप्लीट किया। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसके फंक्शन क्या है, वो भी हम एक एक करके सब देखेंगे। अभी तो आप केवल ये देखिए कि जिंक की रॉड ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, वो इलेक्ट्रॉन जाकर के किस में हो गए, सेपरेट कॉपर की रॉड पर जाकर के डिपॉजिट होने लगे, जिसकी वजह से कॉपर की रॉड का वेट बढ़ गया और जिंक की रॉड का वेट टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इन दोनों रिएक्शन को देखें, भाई जिंक का क्या हो रहा है, जिंक अपने आयंस या अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं या इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो मतलब कि जिंक का यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। इसको मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब कॉपर का आप देखोगे तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हो रहा है, कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं, इसीलिए कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के और सॉलिड मेटल यहाँ पर बना लिया। अब ये तो हो गई रिडक्शन, मतलब यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही है साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इस बैटरी के अंदर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही है, और उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होता है, साथ में होता है। तो अगर इस 2 अलग अलग रिएक्शन को, भाई ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, भाई ये ऑक्सीडेशन की अर्ध अभिक्रिया, ये अपचयन की अर्ध अभिक्रिया, इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो ये पूरी बैटरी का एक रिएक्शन हो गया, सिंपल सा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो कि इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो बचा क्या, बचा ये कि जिंक यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, प्लस कॉपर जो है आपका यहाँ पर एक्वस आ गया। भाई एरो के इस तरफ वाली चीज़ों को आपको एक साथ लिखना है और एरो के दूसरी तरफ वाली जो भी क्वांटिटी है उनको साथ में लिखना है। तो देखो एरो के इस तरफ अब क्या है कि जिंक 2 पॉजिटिव बना रहा है, मतलब ये अब एक्वस कंडीशन में चला गया है, और कॉपर क्या बना रहा है, सॉलिड, मतलब ये इसका रिडक्शन हो गया। तो आप देखो ये जो आपकी रिएक्शन है ये इस बैटरी की रिएक्शन हो गई। इसमें क्या क्या हो गया कि इसमें आप देखोगे कि जिंक यहाँ पर एरो के इस तरफ ये सॉलिड था, बट एरो के दूसरी तरफ वो क्या हो गया, एक्वस कंडीशन में, मतलब जलीय अवस्था में चला गया। ठीक है, मतलब कि ठोस अवस्था से जलीय अवस्था में परिवर्तन हुआ है किसका, जिंक का। मतलब कि वो उसकी रॉड घुल रही है, टाइम के साथ क्या हो रही है, घुल रही है। ठीक है, फिर कॉपर को देखो तो कॉपर एक्वस कंडीशन में था, मतलब जलीय अवस्था में था, तो उसका क्या हो गया है, वो ठोस अवस्था में चला गया, मतलब सॉलिड स्टेट में चला गया। तो कॉपर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है या एक्वस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और जिंक सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्वस में। और ये पूरी जो आपकी रिएक्शन है उसी को हम यहाँ पर सेल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, इस सेल की जो रिएक्शन है वो क्या है कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए कॉपर को, और वही इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन करने के बाद में क्या किया, उसको डिपॉजिट कर दिया अपने पास। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक सेल होता है जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। अब इसमें देखो
इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका यहाँ पर जिंक से किस तरफ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर, यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए, ये सर्किट आपको बना करके दे दिया जाए एग्जाम में और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन है उसको शो करिए, करंट का जो डायरेक्शन है उसको शो करिए, तो हमको कुछ नहीं देखना है, भले यहाँ जिंक की जगह कोई दूसरा मेटल हो, यहाँ कॉपर की जगह पर कोई तीसरा मेटल हो, यहाँ पर कोई भी मेटल हो सकता है। ठीक है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या शो करना है, करंट का फ्लो। ये हो गया आपका करंट आई। तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अगेंस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये तो पहली बात। दूसरा इसमें क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है हमारा बेटा, उसमें सिंपल सा हमको क्या कॉन्सेप्ट है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई भी मेटल हो, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, देखो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे इसके अंदर कि जैसे आपको डायग्राम बना करके दे दिया और आपसे पूछ लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन बता दीजिए, या फिर करंट के फ्लो की डायरेक्शन बता दीजिए, या फिर ये बता दीजिए कि यहाँ पर किस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस मेटल का रिडक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन आपको दे सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को देने के बाद वो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन याद है तो आप बता दोगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसके गए, जिंक के गए, मतलब जिंक का क्या है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका है, कॉपर का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अगर आप छोटी छोटी डेफिनेशंस को माइंड में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस है उनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे। ठीक है, चाहे वो सर्किट आपका ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा है, ठीक है, बट इसकी चीज़ें बहुत सिंपल है, छोटी छोटी सी चीज़ें। और ये कैसे, इनको रटना नहीं है, ये अगर आपको एक ये डायग्राम केवल ध्यान में है तो उसके थ्रू आप कम से कम 100 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, शीट बना के दूंगा। ठीक है, अब आगे देखो कि ये हो गई इतनी बातें। अब हम बात करते हैं कि ये सॉल्ट ब्रिज, इसका क्या काम है और इसको यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इस तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज पर। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और इसका यूज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्यों करते हैं। ठीक है, चलो, तो सॉल्ट ब्रिज में पहला वर्ड कौन सा है, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट का मतलब क्या होता है, सॉल्ट का मतलब होता है कि वही इलेक्ट्रोलाइट, उसी को हम सॉल्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मैंने एक वर्ड बताया था आपको, ठीक है, उसी इलेक्ट्रोलाइट को हम सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट एक ही बात है। मतलब कि क्या हुआ कि ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में जाने के बाद अपने आयंस में टूट जाते हैं उन्हें बोला जाता है सॉल्ट। और ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज का मतलब कॉमन है कि ब्रिज का मतलब जो दो चीज़ों को या दो किनारों को जोड़ता है। नॉर्मली भी हम ब्रिज बनाते हैं नदी पर या कहीं पर भी, या ओवर ब्रिज बनता है तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर, तो दोनों चीज़ों को जो जोड़ने का काम करता है वो ब्रिज होता है। तो ब्रिज इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये आपके एक कंटेनर है। ठीक है, ये देखो ये हमने बनाया था यहाँ पर इस तरह से, ये कॉपर का जिंक का रॉड था और जिंक के रॉड को हमने डुबोया, कनेक्ट किया था कॉपर के रॉड के साथ। ठीक है, ये छोटा सा मैं आपको मेमोरीज में इसको रखिए ताकि हमको पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये हो गया, तो ये रहा सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इस कंटेनर को और इस कंटेनर दोनों को जोड़ रहा है। अगर ये बीच में नहीं होगा तो एक दो सेकंड के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट जरूर मिलेगा, बट उसके बाद क्या हो जाएगा, वो कनेक्शन कट जाएगा। और कनेक्शन कटने की वजह होगी क्योंकि ये दोनों अलग अलग बीकर में सॉल्यूशन रखे हुए हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें सॉल्ट ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब सॉल्ट ब्रिज किसका बना होता है और इसका काम क्या होता है। तो पहला काम तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या करता है, ये करता है टू कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, सर्किट को क्या करता है बेटा, कंप्लीट करता है। मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको ये कंप्लीट कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहां पर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को या विद्युत उदासीनता को, या यूं कहे कि आयनिक उदासीनता को बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है कि देखो इधर
कि यहाँ पर हमने कहा था कि भाई ये जिंक सल्फेट है, ठीक है, और इस जिंक सल्फेट में दो आयंस थे, जिंक के आयन और सल्फेट के आयन, बराबर, ठीक है। दूसरे कंटेनर में क्या था, कॉपर सल्फेट, जिसमें दो आयंस थे, कॉपर के आयन और सल्फेट के आयन। क्लियर। अब देखो कि जैसे जैसे जिंक की जो रॉड है, वो जिंक की रॉड क्या कर रही है, जिंक के आयन रिलीज करती जा रही है। भाई इलेक्ट्रॉन तो निकलकर इस वायर से होकर कॉपर पर चले गए, पर इस सॉल्यूशन में क्या बढ़ रहा है, इस सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो पहले ही जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ऊपर से इसमें जिंक का रॉड डाला हुआ है, तो ये जिंक का रॉड क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली जिंक आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और वो जिंक आयन कहां पर है, इसी सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज एक सॉल्ट से ही बना होता है, ठीक है। कॉमनली इसको बनाने के लिए हम KCl का यूज करते हैं, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का। किसका यूज करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है, और ये सॉल्ट क्या करता है, इस सॉल्ट को हम, एक पाउडर आता है अगर पाउडर, अगर एक पाउडर आता है, उस पाउडर में इस सॉल्ट के सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं धीरे धीरे, तो पाउडर होने की वजह से ये एक जेली के फॉर्म में बन जाता है। जेली मतलब सेमी सॉलिड, ठीक है। तो सेमी सॉलिड उस जेली को हम इस यू शेप की ग्लास की ट्यूब में, ये यू शेप दिख रहा है आपको, ये सॉल्ट ब्रिज किस शेप का है, यू शेप का। इस यू शेप के जो ग्लास का ट्यूब है, उसके अंदर इस जेली को हम भर देते हैं, ठीक है, उसको फिल कर देते हैं, और उसके यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे आपका सॉल्ट ब्रिज मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने पूरा KCl जो है, ठीक है, उस KCl को यहाँ पर फिल कर दिया, जो कि कैसा है, जेली फॉर्म में है, और फिर इसके जो एंड है, दोनों एंड है, इनको मैंने कॉटन से प्लग कर दिया, मतलब रुई से बंद कर दिया, ठीक है। कैसे बना समझ में आया भाई, सॉल्ट ब्रिज कैसे बना। सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहली चीज कि यू शेप की ग्लास की एक ट्यूब चाहिए, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा KCl का सॉल्यूशन चाहिए, ओके। तीसरा अगर पाउडर चाहिए। ये तीन चीजें आपकी, आपने क्या किया, अगर पाउडर के अंदर KCl का सॉल्यूशन धीरे धीरे मिक्स करना शुरू किया, और जैसे ही वो मिक्स हुआ तो वो कैसा, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जेली फॉर्म में। और जेली जैसे ही बनती है, उसको आप इस यू शेप के ग्लास के ट्यूब के अंदर फिल करके, और उसके दोनों एंड पर आप क्या कर देते हो, कॉटन प्लग कर देते हो, मतलब कॉटन से उसको बंद कर देते हैं। क्लियर। तो इस तरह से सॉल्ट ब्रिज बन जाएगा। फिर ये काम क्या करेगा, ये काम मैंने बताया आपको क्या काम करता है। सबसे पहले तो सर्किट को कंप्लीट करेगा, ठीक है, ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसका कंप्लीट होना जरूरी है, अगर कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरा काम करता है ये मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मैं लिख देता हूं, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, देखो इसका मतलब भी मैं समझाता हूं कि न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन कर रहा है। मैंने कहा कि भाई यहाँ जिंक के आयन का कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मतलब इस बीकर के अंदर पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन हाई हो गया, ठीक है। तो अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जिंक की जो रॉड है वो आपके जिंक आयन बनाना बंद कर देगी, क्योंकि भाई हमें पता है कि प्रोडक्शन उसी चीज़ का होता है जिसकी डिमांड हो, ठीक है। अगर डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं होगा। मार्केट में किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ रही है तो कंपनीज उसका प्रोडक्शन भी क्या कर देगी, बढ़ा देगी। वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि जिंक के जो आयंस बन रहे हैं उनका जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, इसीलिए जिंक की रॉड जिंक के आयन बनाना बंद कर देगी, ठीक है। अब अगर यहाँ से आयन बनना बंद हो गए तो इलेक्ट्रॉन मिलना बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिलना बंद हो गए तो हमारा सेल जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम डिस्चार्ज होना बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उसको फिर से किसी पावर सोर्स से जोड़ते हैं ताकि वो चार्ज हो जाए। चार्जिंग का प्रोसेस वो अलग है, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि यहाँ जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो अब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज का काम है कि भाई इसको मेंटेन करो। यहाँ पर पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं तो आपके पास भी तो दो आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो आयन है इसके पास भी।
तो ये अपने नेगेटिव आयंस को बोलता है कि आप यहां पर जाइए और इन जिंक आयन को क्या करिए, न्यूट्रलाइज कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो सेटल डाउन होकर के, और या सेटल नहीं भी होंगे तब भी वो इसके साथ एक कंबाइंड बॉन्ड बना करके वहां पर जिंक के आयन का कंसंट्रेशन कम कर देंगे। और जैसे जिंक के आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो यहां पर ये जिंक की रॉड फिर से आयन बनाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर हमारी बैटरी काम करती रहे लगातार तो उसके लिए जिंक आयन बनाना जरूरी है। और अगर जिंक आयन तभी बनेंगे जब यहां पर जिंक का कंसंट्रेशन कम होगा, और जिंक के कंसंट्रेशन को मेंटेन कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में जो आयन है वो यहां पर आकर इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसी तरह आप देखो कि यहां पर अगर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है जो कि नेगेटिव आयन है, तो सॉल्ट ब्रिज अपने पॉजिटिव आयन को क्या बोलता है कि भाई तू इसके पास जाकर के इसको बैलेंस करो, ठीक है। मतलब इधर और इधर, यहां पर इस बीकर में और इस बीकर, दोनों तरह के बीकर में यहां पर जो है आपका सॉल्ट ब्रिज आयंस को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। तो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इसके मेन वर्क होते हैं। और तीसरा वर्क होता है रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब हमने ये एक नया टर्म है, इसको हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि जब दो लिक्विड आपस में कहीं पर मिलते हैं तो उस जगह पर जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मतलब LJP कहा जाता है। क्या कहा जाता है, LJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये बनने से रोक रहा है। क्यों रोक रहा है, क्योंकि भाई ये तो दोनों अलग अलग बीकर में है, ठीक है। ये सॉल्यूशन अलग है, ये सॉल्यूशन अलग है, और इनको अलग हम कब रख पा रहे हैं, जबकि हम सॉल्ट ब्रिज का यूज कर पा रहे हैं। अगर हम सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करेंगे और ये सारी की सारी रिएक्शन एक ही बीकर के अंदर करवाएंगे तो वो वहां पर दोनों लिक्विड के मिक्स होने की पॉसिबिलिटी है। और अगर मिक्स हुए तो क्या बनेगा, अगर वो मिक्स होते हैं तो यहाँ पर LJP प्रोड्यूस होगा, मतलब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अगर प्रोड्यूस होगा तो आपका जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी बैटरी का वोल्टेज कम हो गया, तो वोल्टेज कम होने की वजह क्या है कि वहां पर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। फाइन। तो सॉल्ट ब्रिज किसका बना होता है, सॉल्ट ब्रिज बना होता है KCl और अगर सॉल्यूशन का। किसके अंदर बनाते हैं, तो यू शेप की ग्लास की ट्यूब के अंदर बनाते हैं, ठीक है। इनकी जेली बना करके इसके अंदर भर दी जाती है। फिर सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करना। उसके बाद में एक और काम क्या बताया कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करना, मतलब उसको कम करना, ठीक है। तो ये आपके सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन हो गए। ओके, चलो इतना नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। चलो, अब ये तो हुई बात हमारे सॉल्ट ब्रिज की। अब हम बात करते हैं कि जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल डाउन हो गया, ठीक है, घड़ी का सेल डाउन हो गया, तो ये तो खैर ऐसे सेल है, प्राइमरी सेल है घड़ी का सेल या रिमोट का सेल, कि ये एक ही बार यूज़ होते हैं, यूज़ एंड थ्रो, ठीक है। एक बार वो डाउन हो गया तो उसको हम चार्ज नहीं कर सकते। बट कुछ बैटरीज ऐसी भी होती हैं जो चार्जेबल होती है, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल का बैटरी, कैमरे का बैटरी, लैपटॉप का बैटरी या गाड़ी का बैटरी हमारा, वो जब गाड़ी चलती है तो उसके साथ साथ में क्या होता रहता है, चार्ज होता रहता है, ठीक है। तो अब डिस्चार्ज होने की कंडीशन में हम हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग के प्रोसेस में क्या होता है वो मैं आपको और यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अब चार्जिंग में हमने क्या किया, पहले तो ये समझिए कि डिस्चार्ज क्यों हुआ। देखो, डिस्चार्ज कब होगा कि एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि भाई जिंक की जो रॉड है इसका वजन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। अब वजन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मतलब एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ये बहुत पतली सी रह जाएगी। तो जब ये जिंक की रॉड इतना इसका वेट जो है कम हो जाता है कि ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, मतलब जिंक आयन को प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। तो उस कंडीशन में आपकी जो बैटरी है उसको हम क्या बोलते हैं कि बैटरी जो है आपकी डिस्चार्ज हो चुकी है, ठीक है। और जिंक की आयन बहुत पतली हो गई है और कॉपर की जो रॉड है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, ठीक है। मतलब कॉपर की रॉड का वेट इंक्रीज हो गया है और जिंक की रॉड का वेट डिक्रीज हो गया है। इसीलिए इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ना पड़ेगा। मतलब बाहर का जो आपका इलेक्ट्रिक सोर्स है
उससे आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो मैंने कनेक्ट कर दिया। मतलब एक चीज तो अब यहां पर क्लियर हो गई कि जब बैटरी आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो कंडीशन तो अलग हो गई, उसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जब आप बैटरी को करंट दे रहे हो, भाई ये बैटरी आपने बाहर से लगाई और इस बैटरी से अब ये क्या होगी बेटा, चार्ज होना शुरू हो जाएगी। कैसे चार्ज होगी, देखो जरा कि अब यहां पर आप देख रहे हो कि पहले तो इसको इस तरह से लगा देता हूं मैं, ये सर्किट इधर होगा, ठीक है। पहले तो हमने क्या देखा कि जिंक की रॉड बहुत पतली हो गई है हमारी, तो जिंक की रॉड पतली हो गई है मतलब इसमें जिंक आयन बनाने की कैपेसिटी अब नहीं है, तो जिंक आयन बनाने की कैपेसिटी नहीं है, बट कॉपर की जो रॉड है उसका वेट बहुत बढ़ गया है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट जोड़ते हैं, एक्सटर्नल सर्किट आपको कितने पावर का जोड़ना पड़ेगा, भाई मान लीजिए आपकी बैटरी 3 वोल्ट की है, तो 3 वोल्ट से अबोव, मतलब जितना आपका बैटरी वोल्टेज जनरेट करती है उस वोल्टेज से ज्यादा ही होना चाहिए आपका एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल सोर्स। अगर उससे कम या उसके बराबर होगा तो बैटरी चार्ज होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स का जो इलेक्ट्रिक पावर है वो आपकी बैटरी जो पावर जनरेट करती है उस पावर से ज्यादा होना चाहिए। फाइन, चलो, तो यहां पर हमने इस बैटरी, मान लीजिए हमारी बैटरी 3 वोल्ट का करंट बनाती है, तो हमने यहां पर 4 वोल्ट के चार्जर से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो पूरी रिएक्शन है बैटरी की, ये रिवर्स हो गई। रिवर्स कैसे हो गई कि पहले जिंक की रॉड जो है वो आयन बना रही थी, जिंक आयन, और कॉपर की जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही थी। अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे कि कॉपर की जो रॉड है वो अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देगी। क्यों, उसकी इच्छा नहीं है, बट चूंकि एक्सटर्नल पावर इतना ज्यादा है कि उसको मजबूर होना पड़ रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए। मतलब यहां पर पूरा प्रोसेस उल्टा हो गया कि कॉपर की जो रॉड है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है, ठीक है, कॉपर की रॉड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, और यही इलेक्ट्रॉन फिर जिंक की जो रॉड है या जिंक के जो आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, और जिंक की रॉड फिर से जो पतली हो चुकी थी वो वापस कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो ये इसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, जो रिएक्शन हमने इससे पहले लिखी थी उसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन आपको करना है। पहले आप देखोगे कि जिंक इस तरफ जब होता था, ठीक है, फर्स्ट मैं सेल की रिएक्शन लिख देता हूं, यहां पर ऊपर देखो जरा कि जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव, और यहां पर था जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर आयन, कॉपर की रॉड। तो ये सेल की रिएक्शन थी। अब ये रिचार्ज जब बैटरी हो रही है उसकी रिएक्शन आप देखो तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, ये हो गया जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है, और कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस जिंक सॉलिड। अब आप देखोगे कि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन अपोजिट है। यहां पर आप एरो के इस तरफ जिंक को देख रहे हो तो ये जिंक सॉलिड है, और यहां पर जिंक कैसा है, एक्वस कंडीशन में, यहां पर आयन है। यहां पर आप देखोगे कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव है, यहां पर कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कॉपर सॉलिड है, ठीक है। यहां पर आप कॉपर के ऊपर चार्ज देख रहे हो, यहां कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहां जिंक के ऊपर चार्ज है, यहां जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं। मतलब जब बैटरी रिचार्ज होती है तो उसमें जो सेल रिएक्शन होती है उसको आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, वो जो सेल रिएक्शन है उसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जबकि कॉपर की रॉड जो कि एक्स्ट्रा वेट गेन कर चुकी थी वो सारा का सारा वापस शिफ्ट हो जाएगा, तो हम हमारा सोर्स हटा लेंगे और बैटरी वापस काम करना शुरू कर देंगे। ओके ओके क्लास, हमने अभी तक वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, इसका इंट्रो हमने देख लिया था, एक छोटी छोटी डिटेलिंग जो थी वो हमने कर ली थी। अभी हम इनको डिटेल में देखना शुरू कर रहे थे, तो उसमें हमने एनर्जी में केमिकल एनर्जी हमारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारा जो एनर्जी है, ठीक है, वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। फाइन, मैकेनिकल एनर्जी हिंदी में इसको बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। अब इस मैकेनिकल एनर्जी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, या हम यूं कहें कि 2 टाइप्स होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी,
इन दोनों का नाम हम अच्छे से जानते हैं और हमें पता भी है कि ये क्या होता है। इन्हीं को हमें डिटेल में देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है एनर्जी ही है, इसीलिए अगर हम इसके यूनिट की बात करें, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी का यूनिट भी सेम ही रहेगा जो कि अभी तक की सारी एनर्जीज का यूनिट होता है, जिसको हम बोलेंगे जूल। ठीक है, और चूंकि हमें ये भी पता है कि एनर्जी इक्वल टू किसके होती है, वर्क डन, मतलब वर्क का जो यूनिट है वही एनर्जी का भी यूनिट है। तो यहाँ पर अगर वर्क का यूनिट जूल है तो एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा। इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी हो, उसका जो यूनिट है वो हमेशा क्या होगा, जूल ही होगा। ठीक है, कमर्शियल यूनिट भी सबके सेम होंगे। कमर्शियल यूनिट क्या देखा था हमने कल, कमर्शियल यूनिट होता है इसका, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या बताया था, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है हमारा किलोवाट आवर, मतलब किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को अगर हम देखें तो किलोवाट जो है, किलोवाट का मतलब होता है 1000 और आवर मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और कितने सेकेंड्स 1 मिनट के अंदर होते हैं, 60। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60 × 60, मतलब अगर हम इस किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इस तरह से उसको लिख करके कर सकते हैं। ठीक है, जूल एक कॉमन यूनिट है एनर्जी का जो कि हम जनरली यूज करते हैं, और कमर्शियल यूज के लिए किलोवाट आवर है। अगर किलोवाट आवर को आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किलोवाट का मतलब होता है 1000 और आर का मतलब होता है 60 × 60। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कि 1 2 3 4 5 तो 0 आ गए हमारे, 1 2 3 4 5, और 6 × 6 36। ठीक है, मतलब 36, ये जो हमारा जो पूरा वैल्यू आया है जूल के अंदर, ठीक है, यही हमारा किलोवाट का कन्वर्सेशन है। बट हम इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम इसको और सिंप्लीफाई करके किस तरह से लिखते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 0 तो ये हो गए, एक पॉइंट हमने और शिफ्ट कर लिया तो ये जो वैल्यू ये क्या हो जाएगी, 3.6 × 10⁻6 जूल। फाइन, मतलब कि कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर को अगर जूल में लिखा जाएगा तो किस तरह से लिखा जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। ये कमर्शियल यूनिट है किसका, एनर्जी का। ठीक, फिर आगे आप जूल को, एक जूल से भी छोटा यूनिट होता है एनर्जी का जिसको हम बोलते हैं अर्ग। ठीक है, अगर अर्ग में इसको कन्वर्ट करना चाहे तो हमें पता है कि 1 जूल जो है हमारा इक्वल होता है किसके, 10⁻7 अर्ग के। 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है हमारा 1 जूल। ठीक है, तो अब आप देखो कि 1 जूल का मतलब क्या है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको अर्ग में कन्वर्ट करते हो इस पूरी वैल्यू को, ठीक है, मतलब किलोवाट आवर को हमने पहले जूल में कन्वर्ट किया, अब इस जूल को हम अर्ग में कन्वर्ट करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, इसमें हम 10⁻7 का और इंटू कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 6 कितना होता है, 13। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फाइनल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3.6 × 10⁻13 अर्ग। ठीक है, तो एनर्जी जो है उसका यूनिट जूल है और कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर को हमने चेंज किया जूल में, फिर जूल को हमने चेंज किया किसमें, अर्ग में। फाइन, चलो, तो अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, तो मैकेनिकल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा, सबसे पहले मैं वो लिखता हूं। मैकेनिकल एनर्जी 2 पार्ट्स में है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि इट इज पोजेस, ठीक है, एनर्जी, या यहां पर एनर्जी भी लिख सकते हैं या इट से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इट इज पोजेस बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन। ठीक है, मतलब अगर हम यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी के डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी कि यह ऊर्जा
किसके द्वारा उत्पन्न होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी वस्तु के गति के द्वारा उत्पन्न होगी या फिर उसकी स्थिति के द्वारा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो स्थिति के द्वारा उत्पन्न होगी और गतिज ऊर्जा होगी तो वो मोशन के थ्रू डेवलप होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी जैसे कि देखिए किसी भी यंत्र यानी कोई भी मशीन जब चलती है तो वो एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो कि कन्वर्ट होता है अदर्स एनर्जीज में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फैन अभी ऑन, अगर हम फैन को ऑन करते हैं तो फैन जब रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो मूव कर रहा है। ठीक है, इसी काइनेटिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक, कल मैंने आपको, अच्छा इन दोनों को हम अलग अलग एग्जांपल से समझते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्लियर है सबको? ओके, तो आगे चलते हैं। इसका पहला टाइप जो है हमारा, पहला टाइप है हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं। आप देखिए, पोटेंशियल का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है विभव। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी, ठीक है, जो किस वजह से उत्पन्न होती है? विभवांतर की वजह से। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है भाई, जैसे आपने घरों में देखा है कि हमारी टंकियों में पानी जो आता है नल में, तो हमारी वाटर टैंक जो होता है वो छत पर रखा होता है और वहीं से कनेक्शन के थ्रू सारे जो टैप्स है हमारे नल है उनमें पानी आता है। ठीक है, कभी ग्राउंड फ्लोर से हम अगर कनेक्ट कर दें हमारे टैप्स को तो क्या उनमें पानी आ पाएगा बिना मोटर के? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने घर की छत के ऊपर जो वाटर टैंक रखा हुआ है, ठीक है, उसकी हाइट करीब करीब कितनी होती है? मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर है आपका। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ से आपके छत की जो हाइट है वो कितनी है? छत की हाइट होती कम से कम मिनिमम 4 मीटर। ठीक है, एक मंजिल जो होता है हमारा 4 मीटर का होता है। तो 4 मीटर ऊपर ये वाटर टैंक आपका रखा हुआ है और ज़्यादा स्टोरी बिल्डिंग है तो और ज़्यादा ऊपर रखा हुआ है। तो आप देखोगे कि जब यहाँ से पानी को हम टैप्स के थ्रू नीचे लेकर के आते हैं तो पानी को नीचे लाने के लिए हमें किसी मोटर की या किसी अदर एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने उसको छत पर स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से छत पर जो 4 मीटर का जो डिफरेंस है, ठीक है, वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है और वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर के और नल में से पानी हमें मिल जाता है। ठीक है, अब जितना ऊपर आप वाटर टैंक को शिफ्ट करोगे, ठीक है, अगर 5 मंजिल पर आपने मान लीजिए वाटर टैंक रखा हुआ है तो 5 मंजिल से जो लास्ट ग्राउंड फ्लोर पर जो टैप है उसमें जो वाटर आएगा उसका जो स्पीड है वो बहुत तेज होगा। ठीक है, 1 मंजिल के ऊपर टंकी रखी है, वहां के नल का प्रेशर कम रहेगा। अगर 5 मंजिल ऊपर टंकी रखी हुई है तो वहां से नल में अगर पानी आएगा तो वो और तेज स्पीड से आएगा। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ग्राउंड फ्लोर और वाटर टैंक इन दोनों के बीच में हाइट का जितना अंतर होगा उतना ही हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है उसका अमाउंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से उठाते हैं। ठीक है, जमीन से उठाकर उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हुए एक पोजीशन पर रखते हैं। जैसे आपने कोई पत्थर उठा करके हाथ में उठा रखा है, ठीक है, तो आप जैसे इस पत्थर को छोड़ोगे तो वो उतनी ही स्पीड से जमीन पर जाकर के वापस टकरा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी आपने स्टोर की है ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके उसमें एनर्जी आपने स्टोर की है और वही एनर्जी उसको रिलीज करते ही वो क्या करता है? जमीन की तरफ तेजी से जाने लगता है। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से बन रही है? पोटेंशियल एनर्जी बन रही है पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? हमें सिर्फ यहां से मोशन हटाना है। इट इज, आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल यहां से अगर मैं मोशन हटा दूं, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, तो ये किसका डेफिनेशन बन गया? पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बन गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन से जनरेट होती है। ठीक, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मान लीजिए कोई वॉल है, उस पर आपने कोई स्प्रिंग लगा रखा है इस तरह से। ठीक है, ये वॉल है हमारी और इस पर हमने एक स्प्रिंग इस तरह से अटैच कर रखा है। अगर हम इस स्प्रिंग में F फोर्स
लगाते हैं या फिर हम उसको पुश करते हैं, दबाते हैं अपने हाथ से, ठीक है। हमने फोर्स कितना लगाया, F, मान लीजिए फोर्स है 10 न्यूटन का, ठीक है। अब अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियस है कि स्प्रिंग क्या होगा, दब जाएगा, ठीक है। और दबने के बाद मान लीजिए वो इतना रह गया, इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है। मतलब कि पहले वो यहाँ था, उसके बाद वो यहाँ आ गया, तो मान लीजिए ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हमारा फोर्स हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए उसने 2 मीटर्स का उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है या 2 इंचेस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि वर्क डन अगर आप निकालोगे तो वर्क डन कितना निकलेगा, W इक्वल टू F इंटू एस, मतलब F कितना है 10 इंटू 2 मतलब 20 न्यूटन मीटर, ये वर्क डन है, ठीक है। तो अब जब आपने उस स्प्रिंग को प्रेस किया हुआ है, उस स्प्रिंग को दबाया हुआ है, ठीक है, और जैसे ही आप उस पर से हाथ हटाते हो तो वो स्प्रिंग क्या करेगा, उतनी ही तेजी से वापस आपकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। स्प्रिंग का तो काम ही यही होता है कि जब आपने स्प्रिंग को प्रेस किया, दबाया, तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गई, ठीक है। वो एनर्जी उसमें किस फॉर्म में स्टोर्ड हुई है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी उसमें स्टोर्ड हुई है और वही एनर्जी आप उसको जैसे रिलीज करते हो तो वो आपकी तरफ तेजी से आकर के और फिर वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो अब आप इसमें एक बात आप ध्यान रखें कि जितना वर्क डन आप इस पर लगा रहे हो वही वर्क डन उसमें स्टोर हो रहा है, किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। मतलब कि आपके द्वारा किया गया कार्य वही उसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, संचित हो रहा है। और जैसे ही आप अपना हाथ वहां से हटाओगे तो वही ऊर्जा वापस ऊर्जा के किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर भी हम इसको पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि उसके अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। ये अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो इतनी चीज समझ में आई। तो यहाँ पर हमारी पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ठीक है, उसमें चेंज आप करते हो, ठीक है, उसको फोर्सफुली आप किसी दूसरी जगह पर प्लेस करते हो तो उसमें वही एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे धनुष पर तीर चढ़ाना, ठीक है, आपने धनुष पर बाण चढ़ाया या तीर कमान चढ़ाया तो आप उसको खींचते हैं, मतलब उसमें एनर्जी स्टोर करते हैं और फिर जैसे ही रिलीज करते हैं तो तीर तेजी से आगे की तरफ जाता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक। सेम कल हमने डैम का एग्जांपल भी हम उसमें दे सकते हैं कि आपका जो डैम है, ठीक है, उसके ऊपर पानी स्टोर होता है, वो पोटेंशियल फॉर्म में होता है और जैसे ही वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो वो काइनेटिक में चेंज होकर के और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी का ही एक फॉर्म है, ओके। हमने पहले तो आपकी स्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात की, अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का ही एक फॉर्म है और ये कैसे जनरेट होती है, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख देंगे, तो ड्यू टू इट्स, मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से, अगर कोई वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो उसकी गति के कारण उत्पन्न हो रही है। तो गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले हम देखें कि एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी को हम E से शो करते हैं, ठीक है, K को आप स्मॉल भी लिख सकते हो, E इक्वल टू 1/2 mv², ठीक। यहां पर m इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है, ठीक है, चाहे उसका वजन अलग अलग हो सकता है पर उसका द्रव्यमान कभी भी चेंज या उसका जो मास है वो कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक है।
जैसे कि अगर हम आज अर्थ पर खड़े हुए हैं तो हमारा, मान लीजिए मेरा वेट 60 kg है, ठीक है। अगर मैं मून पर चला जाता हूं तो मेरा वेट कितना हो जाएगा 10 kg, क्योंकि वहां की ग्रेविटी यहां से 1/5 है। बट मेरा जो मास है वो वहां पर भी चेंज नहीं होगा। मान लीजिए मेरी बॉडी में 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर मैं मून पर जाऊं या मार्स पर जाऊं, कहीं पर भी चला जाऊं, वो मॉलिक्यूल्स तो चेंज नहीं होंगे। 100 है वो 100 ही रहेंगे। मतलब कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है और ना ही ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर सर्दी हो गर्मी हो, हमारा वजन सेम ही रहता है, ठीक है। ये बात अलग है कि खाने पीने में अगर कुछ हम कम ज़्यादा करते हैं तो वेट चेंज होता है, बाकी टेम्परेचर की वजह से हमारा वजन कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ये मास है, ठीक है। और v मतलब क्या है? v मतलब है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब गति, ठीक है। गति मतलब कि पर यूनिट टाइम में वो ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि 1 सेकंड में वो 1 मीटर मूव करती है, या जो बंदूक की गोली है वो 1 सेकंड में 2 मीटर मूव करती है, तो वो उसका वेलोसिटी हो गया। तो मास और वेलोसिटी ये दो अलग अलग टर्म है। तो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन हमने क्या बना लिया? काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन तो ये लिखा हुआ है कि मोशन की वजह से वहां पर काइनेटिक एनर्जी बन रही है, और उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया 1/2 mv², ठीक। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। तो काइनेटिक एनर्जी का हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो जो मूव कर रहा हो, ठीक है। जैसे अभी बताया मैंने, डैम के ऊपर से पानी फ्लो हो रहा है, या वाटर टैंक में से पानी नीचे आ रहा है, वो भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। कोई बाइक अगर रोड पर चल रही है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। कोई तीर अगर धनुष से छूटा है वो भी काइनेटिक एनर्जी है। बैट से अगर आपने बॉल को हिट किया है तो उस बॉल के अंदर भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो आपका काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, और काइनेटिक एनर्जी उसकी गति की वजह से ही उसके अंदर आ रही है। क्लियर इतनी बात? ओके। तो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हमने पढ़ी। मैकेनिकल एनर्जी में 2 टाइप्स है। मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? ये वर्क एनर्जी थ्योरम, तो देखिए सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन है इसका, द अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा की मात्रा, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, बाय एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ऊर्जा की मात्रा है या एनर्जी का जो अमाउंट है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? उस पर किए हुए कार्य के बराबर है, ठीक है। मतलब आपने जितना कार्य उस ऑब्जेक्ट पर किया है उतना ही वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए किसी बॉल को हिट किया, ठीक है, मान लीजिए आपका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 30 किलोमीटर पर आवर आपका हैंड मूवमेंट से आपने बॉल को हिट किया है, तो बॉल का स्पीड भी कितना होगा? उतना ही होगा जितना आपने उस पर वर्क किया है, ठीक है। यही चीज तो हम बताना चाह रहे हैं कि एनर्जी का जो अमाउंट है वो हमेशा किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर। मतलब अगर भाई आपने जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ये कुछ वैसा ही है जैसे हमने न्यूटन के लॉस पढ़े थे, उसमें क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पढ़ी थी कि जितनी आप क्रिया करोगे उतनी ही और उतने ही अमाउंट में आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। आप अगर बॉल को दीवार पर जोर से हिट करोगे तो वो उतनी ही तेजी से आपके पास वापस आएगी। तो ये सेम वैसा ही है भाई, आपने इस स्प्रिंग को जितनी प्रेशर से आप इसको दबाओगे, ठीक है, उतनी ही एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी, और आपके रिलीज करते ही ये स्प्रिंग उतनी ही स्पीड से वापस आपकी तरफ आएगी, ठीक है। मतलब कि यहां पर सेम हम कह सकते हैं कि न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के ही समान यहां पर भी हम क्या कह रहे हैं कि वर्क डन
जितना आप ज़्यादा करोगे भाई, गाड़ी में जितना आप पेट्रोल डालोगे उतनी ही दूर तक वो चल पाएगी, ठीक है। जितना पेट्रोल उसके अंदर होगा उसको उतनी एनर्जी मिलेगी और उतने ही किलोमीटर वो जा पाएगी। बस सेम टू सेम वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल सिंपल सी बात हमको ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो ऑलवेज किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। तो ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं, हमने तो शुरू में ही बोल दिया था कि एनर्जी और वर्क डन क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो इसी चीज को प्रूव करती है, ठीक है। इसी चीज को प्रूव करती है कि हमारा द्वारा किया गया कोई भी कार्य, किसी ऑब्जेक्ट पर हम अगर जितना कार्य कर रहे हैं उतनी ही अमाउंट में उसमें ऊर्जा को जो है हम संग्रहित करवा रहे हैं, और जैसे ही हम कार्य करना बंद करेंगे वही ऊर्जा हमें प्रतिक्रिया के रूप में वापस प्राप्त होगी। क्लियर। जैसे रॉकेट, अगर हम दिवाली का रॉकेट हो या हमारा सैटेलाइट ले जाने वाला कोई भी रॉकेट हो, ठीक है, तो रॉकेट जितनी तेजी से गैसेस पीछे से बाहर रिलीज करता है उतनी ही तेजी से वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो मतलब जितना उसमें बारूद होगा, जितना आपने उसमें स्टोर कर रखा है, उतनी ही वर्क डन, उतनी ही एनर्जी के साथ वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये क्लियर, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। फाइन, चलिए, तो ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक। इसके बाद एक लास्ट मैकेनिकल एनर्जी के बाद मैग्नेटिक एनर्जी, और थोड़ा सा हम न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी सिंपल है कि जो मैग्नेट के थ्रू जनरेट हो रही है वो मैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है। जो मोशन के थ्रू जनरेट हो रही थी वो काइनेटिक एनर्जी थी, जो पोजीशन के थ्रू जनरेट हो रही थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी। अब यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी है तो ये किसके थ्रू जनरेट हो रही है, मैग्नेट के थ्रू जनरेट हो रही है। अब ये मैग्नेट के थ्रू जनरेट हो रही है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड, जो ये एनर्जी, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। मान लीजिए कि जैसे मैंने दो मैग्नेट यहाँ पर ले लिए, ठीक है, ये दो मैग्नेट मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर, ठीक है, अब ये दोनों जब आमने सामने होंगे तो ये एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इनके बीच का जो एरिया है वो कैसा है, मैग्नेटाइज्ड है। इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अगर जाता है आयरन का या मेटल का जो कि मैग्नेट के लिए सेंसिटिविटी शो करता है, तो वहां पर जाकर के उसमें कुछ ना कुछ क्या होने लगेगा, चेंजेस होने लगेंगे। जैसे मैग्नेट के पास अगर हम लोहे की कील लेकर के जाएंगे तो वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे उसे, अगर दोनों पावरफुल, दोनों का पावर सेम है तो वो यहीं पर रहेगा बीच में, अगर किसी एक का पावर ज़्यादा है तो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हमारे जो अर्थ है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चुंबक है, ठीक है। अर्थ की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर ऊपर ओजोन का लेयर होता है, जो सबको पता है हमें, जो, ठीक है, ओजोन में O3 लिख देता हूं, जगह कम है, ठीक है। तो ओजोन का लेयर है, ओजोन क्या करता है, ओजोन अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आती हैं, ठीक है, ये जो हमारा सन है, ठीक है, इसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनको ये ओजोन क्या करता है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर। बट इस ओजोन से ऊपर भी एक फील्ड होता है, ठीक है, ओजोन से ऊपर भी अर्थ का एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है, कम से कम 400 to 500 किलोमीटर्स के अराउंड में, ठीक है। ये अर्थ का बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिज्म होता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। क्या करता है ये मैग्नेटिक फील्ड कि भाई ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेस से तो बचा लेंगी, ठीक है, बट सन से आने वाले जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स की बौछार करता रहता है। सूरज क्या करता है, सूरज के अंदर से एक तरह के चार्ज पार्टिकल्स हमेशा निकलते रहते हैं, वो चार्ज पार्टिकल को ओजोन लेयर रोक नहीं सकती है। तो उसको रोकने के लिए अर्थ ने या नेचर ने क्या यहाँ पर अरेंजमेंट कर रखा है कि बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ के ऊपर हमेशा अवेलेबल है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल्स को स्पेस में, यहाँ से स्पेस में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। और इस तरह से सोलर फ्लेयर से, मतलब सन से आने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनसे हमें बचाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा ये जनरेट कैसे हो रहा है। अर्थ के पास, अर्थ जो है वो मैग्नेट है हमने कहा, तो क्यों मैग्नेट है, उसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो मैग्नेटिज्म शो कर रहा है। तो अर्थ का जो कोर होता है, ठीक है, मतलब उसका जो सेंटर होता है, उसमें मेल्टेड मेटल्स होती हैं,
मतलब पिघली हुई धातु है, ठीक है, जैसे कि आपका आयरन है, ठीक है, या फिर आयरन के बाद निकल है। इस तरह की जो हैवी मेटल्स है, भारी धातुएं हैं, वो अर्थ के कोर के अंदर, उसके केंद्र के अंदर, उसके सेंटर के अंदर पिघली हुई स्टेट में, मतलब पिघली हुई अवस्था में प्रेजेंट है। और जब अर्थ घूमती है तो उसके घूमने की वजह से वो जो मोल्टेड मेटल्स है वो भी राउंड मतलब रिवॉल्व होती हैं, और उसी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेट भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप हमारा फैन है, फैन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी काम करता है क्योंकि ये टेम्परेरी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी काम करेगा जबकि आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करोगे, अदरवाइज वो मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम जैसे मान लीजिए किसी सेल से, ठीक है, सेल में आप 2 वायर कनेक्ट कीजिए, उस ये मान लीजिए कॉपर का वायर है, आपने एक कील ले लिया लोहे का, उस पर ये पूरे वायर को इस तरह से लपेट दिया और इसका एक सिरा इस तरफ और एक सिरा इस तरफ, ठीक है। तो जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया, हमने सेल लिया, घड़ी का सेल, उसमें एक नीचे कील ली, उस पर तांबे का वायर लपेटा, ठीक है। तांबे के वायर के दोनों सिरों को हमने दोनों सेल की तरफ अटैच कर दिया। तो जैसे ही हम इसको अटैच करेंगे तो ये जो हमारा जो नेल है, जो कील है, वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, मैग्नेट की तरह। उस पर आप अगर कोई भी आयरन का जो पीस है अगर उस पर रखोगे तो वो चिपक जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जनरेट होता है। ये तो नेचुरल मैग्नेट है जो कि मेटल्स के घूमने की वजह से जनरेट होता है, ठीक है। और कुछ नेचर में, जैसे अर्थ है, मैंने कहा आपको कि यहाँ पर नीचे मैग्नेट बहुत सारा है, तो कहीं कहीं पर ये मैग्नेट जो है आपको बाहर भी मिलता है, जिसी से हम छोटे छोटे मैग्नेट्स बना लेते हैं, जो कि यू शेप के या फिर रॉड शेप के कई तरह के लैब में अवेलेबल होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर हमें क्या क्या काम कर रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड पहले तो हमारी सेफ्टी कर रही है। दूसरा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो बिना मैग्नेटिक फील्ड के नहीं हो सकता है। मैंने बताया था आपको कि टरबाइन जो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो टरबाइन के अंदर भी क्या होता है, 2 चुंबक लगे होते हैं, ठीक है। वो चुंबक के अंदर कॉपर का कॉइल रोटेट होता है और उसी वजह से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूजफुल है। मैग्नेटिक फील्ड सन से हमारी सेफ्टी भी करती है, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह भी हमारे कई तरह की यूजफुल वर्क में हेल्प करती है। जैसे जो फैक्ट्रीज वगैरह में, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर लोहे की चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। क्लियर? चलिए, तो अब लास्ट हमारा जो बच गया है वो न्यूक्लियर एनर्जी, उस पर भी हम ठीक है। ये लास्ट हमारा है इस चैप्टर का, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब, न्यूक्लियर मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर मतलब केंद्र या सेंटर। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो किसी भी एटम के सेंटर में होने वाली रिएक्शंस की वजह से जनरेट होती है। जैसे हमने पढ़ा है कि भाई एटम होता है, एटम के अंदर उसका सेंटर होता है, उसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, इतनी चीज सबको मालूम है, ठीक है। अब नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज करके, ठीक है, जिनमें हम चेन रिएक्शन करवा के न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यूरेनियम लिया, यूरेनियम जो है ये एक यूरेनियम है। इस यूरेनियम पर हम यहाँ पर स्लो प्रोटॉन्स, ठीक है, या फिर न्यूट्रॉन, मतलब स्लो स्पीड से आते हुए न्यूट्रॉन्स को हम इस यूरेनियम के जो सेंटर है, जो उसका न्यूक्लियर है, उसके ऊपर हम उसको हिट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम इसी तरीके से एनर्जी जनरेट करते हैं। क्या किया हमने, पहले तो यूरेनियम लिया, उस यूरेनियम का जो सेंटर है, जो उसका न्यूक्लियस है, उसके ऊपर हमने स्लो न्यूट्रॉन्स की बार्डिंग की, मतलब कि उस पर स्लो न्यूट्रॉन से अटैक किया, उसको हिट किया। तो वो क्या करता है, वो यहाँ से उसको डिसोशिएट करना शुरू कर देता है। यहाँ से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। यूरेनियम के एक मॉलिक्यूल को तोड़कर 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। फिर इन 3 से कितने बनेंगे, 3 से 9 बन जाएंगे, 9 से 27। इस तरह से ये चेन रिएक्शन बढ़ती चली जाती है, और उसी चेन रिएक्शन से जो हीट जनरेट होती है, उसी हीट को हम
इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। हालांकि ये बहुत डिटेलिंग की चीज़ है, बट ये हमारे सिलेबस में इसका केवल इंट्रो ही है, इसलिए मैं आपको इंट्रो ही बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स को हिट करके हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनर्जी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब न्यूक्लियर एनर्जी में एक और चीज़ है कि जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल दूं मैं कि ये कहाँ यूज़ होती है, तो हमने एटम बम का नाम सुना है, ठीक है, या हाइड्रोजन बम को हम जानते हैं। इन दोनों तरह के जो बॉम्ब्स हैं उनमें न्यूक्लियर एनर्जी का ही या न्यूक्लियर रिएक्शन का ही यूज़ होता है। दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन है, एक न्यूक्लियर फिजन है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, तो उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एटम बम हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या फिर आपका हाइड्रोजन बम हो, उनमें हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसका यूज करके आप कोई भी चीज जनरेट, जैसे कि मान लीजिए आजकल तो सबमरीन्स वगैरह जो होती हैं, पनडुब्बियां पानी की, उनके अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होते हैं, जो एक बार वर्क करना शुरू करते हैं तो 25-30 साल 40 साल तक वो वर्क करते रहते हैं। मतलब उस न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली सबमरीन को फिर किसी और एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी में हमने वर्क एनर्जी और पावर का जो चैप्टर है इसमें लगभग हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। ठीक, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस की शीट प्रोवाइड करने वाला हूं, जिनके आंसर मैं 2 दिन बाद आपको दूंगा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से मेमोराइज कीजिए और उन आंसर्स को, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, फाइन।